हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी क्लास में मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। गाइस, आज हम लोग बेस एंड जेनसन के बारे में स्टडी करेंगे। और आज की क्लास का गाइस हमारे यहाँ पे मोटिव रहेगा कि हम लोग आज वो सारे फॉर्मूलाज कवर कर लें जो हमारा फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में, जब हम लोग सेंट्रल बैंक के थ्रू जो मॉनेटरी सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने वाले डिस्कशंस होते हैं, उन सब में जितने फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं उन सबको गाइस आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। बिकॉज गाइस एग्जाम में काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके अंदर कभी कभी मॉनेटरी बेस वाला कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, कभी रिजर्व वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, कभी करेंसी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। बहुत सारे फॉर्मूला है गाइस जो इस्तेमाल होते हैं और काफी बार क्या होता है स्टूडेंट्स को पता नहीं होते वो फॉर्मूलाज। ठीक है, सो आज की क्लास गाइस हम लोग पूरे फॉर्मूलाज पर रखेंगे और साथ साथ गाइस जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो गाइस दो चीजें मेरी यहाँ पे दो रिक्वेस्ट है। एक तो गाइस एक चीज को नोट करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी सिंगल गाइस चीज वेस्ट नहीं है गाइस, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो गाइस सबको अच्छे से नोट करिएगा। दूसरा गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के साथ साथ आप गाइस हमारी यूट्यूब चैनल गाइस दैट इज सेमिकॉन क्लासेस, उसको गाइस सब्सक्राइब करिए गाइस, क्योंकि गाइस सेमिकॉन क्लासेस आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफी कुछ प्रोवाइड करते रहते हैं। गाइस ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग हमें मोटिवेट करो, हमें सपोर्ट करो, जिससे गाइस हम लोग मोटिवेट होते रहेंगे और गाइस आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते गाइस हम लोग आप आज की क्लास का सेशन। गाइस आज हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अ मॉनेटरी थ्योरी। राइट, मॉनेटरी थ्योरी इज बेसिकली दैट थ्योरी जो हमें काफी हेल्प करेगी। राइट, सो सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कुछ फॉर्मूलाज के बारे में, तो हेडिंग लिख लेना इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, वन बाय वन गैस मैं सीक्वेंस वाइज लिखता जाऊंगा और आप गैस समझते जाना। सबसे पहले गैस फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा हमारा मनी स्टॉक का। मनी स्टॉक यानी एम विच इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब यहाँ पे गैस मैं दोनों को तीनों वर्ड्स को बता देता हूँ, इनका मतलब क्या है। एम डिनोटेड एज मनी स्टॉक, मनी स्टॉक, सी डिनोटेड एज करेंसी एंड डी डिनोटेड एज डिपॉजिट्स। राइट, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला गैस हमारे पास यहाँ पर है दैट इज सी डी। दिस इज द रेशियो। ठीक है, दिस इज द रेशियो। इसका फॉर्मूला होगा सी बाय डी, यानी जो यहाँ पे सम हुआ है वहां पे वो यहाँ पे सी बाय डी हो गया। ये क्या डिनोट करता है, ये बताना चाहता है कि जब भी इकोनॉमिक में पब्लिक की डिजायर होती है कि वो करेंसी को होल्ड करना चाहते हैं टू डिपॉजिट्स, यानी करेंसी को ज्यादा रखना चाहते हैं डिपॉजिट्स के कंपेयर में। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो दो तीन रीजंस होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बैंक करप्ट हो जाते हैं। ठीक है, बैंक अनेबल हो जाते हैं लोगों को पैसा देने में, रिटर्न जो लोग अपना जमा करते हैं उनको वापस पैसा देने में। तो फिर ये लोगों को क्या एक्सपीरियंस हो जाता है, या लोगों का क्या मेंटेलिटी बनने लगती है कि अगर हमारा पैसा हमारे पास ही होता तो शायद हम उसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाते। तो ना तो ऐसा है कि सारा का सारा पैसा हम लोग अपने पास रख रहे हैं एज अ कैश एज अ करेंसी, वरना डीमोनेटाइजेशन वाली दिक्कत आ सकती है। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर लोग ज्यादा पैसा अपने पास रख रहे हैं, बैंक में कम है, कैश इन हैंड ज्यादा है, तो फिर डीमोनेटाइजेशन वाली सिचुएशन में हम नुकसान में हो जाएंगे। राइट, फिर हर चीजों का जवाब देना पड़ेगा। वही डिपॉजिट वाले सेंस में अगर बैंक करप्ट हो जाते हैं तो वहां पे नुकसान होगा अगर हमारे पास कैश नहीं। तो दोनों ही बातें गैस आप अपने माइंड में रखिएगा। यहाँ पे गैस सी डी इज बेसिकली अ डिजायर डिपॉजिट्स। ठीक है गाइस, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सी डी इज अ डिजायर्ड करेंसी। मैंने बोला था डिजायर्ड डिपॉजिट नहीं गया, वो टू डिपॉजिट है, दिस इज डिजायर्ड करेंसी। ठीक है, डिजायर्ड करेंसी रेशियो या टू डिपॉजिट रेशियो, डिपॉजिट रेशियो। राइट, तो ये चीज गाइस अब अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा। अच्छा, कभी कभी इसका क्वेश्चन और आ जाता है कि व्हाई, इट इज बेसिकली अ व्हेन पब्लिक डिजायर वांट्स टू होल्ड मोर करेंसी टू डिपॉजिट देन दे विल इंक्रीज देयर कैश एंड डिपॉजिट प्रोपोर्शनली। आर यू विद मी हियर। मैं गाइस इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जरा समझना। इसको मैं बॉक्स बना के लिख रहा हूँ इधर, या इसके नीचे लिख देता हूँ। यदि इंपॉर्टेंट है, एक जो इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे वो मैं लिखवाऊंगा। गाइस सी डिनोटेड एज करेंसी, गाइस आप इसको कैश भी कह सकते हो।
एंड डी इज डिपॉजिट्स। और जस्ट थ्योरेटिकली हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एज्यूमिंग दैट द पब्लिक डिजायर द पब्लिक डिजायर टू होल्ड करेंसी in proportion to deposits so that people who decides to hold more money would increase their cash and deposits holdings proportionally, राइट। तो कहते एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे रहता है, ठीक है। नाउ थर्ड फॉर्मूला इज बेसिकली व्हाट दैट इज, मैं लिख देता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं बारे में बताऊंगा। आर इज इक्वल्स टू आर आर प्लस का ई आर। अब गाइस थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे जो ये वाला आर है ना, इट इज इसका मतलब है टोटल रिजर्व्स, ठीक है। और यहाँ पे जो डबल आर है इसका मतलब होगा डिजायर्ड रिजर्व्स, और यहाँ पे जो ई आर होगा दैट मीन्स दिस इज एक्सेस रिजर्व्स, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, देखो टोटल रिजर्व जो होता है वो सम होता है डिजायर्ड रिजर्व्स प्लस एक्सेस रिजर्व्स का, यानी एक तो जितने रिजर्व्स हमें को करना था बैंक को उतना तो उन्होंने कर लिया, कभी कभी ज्यादा रिजर्व्स भी हो जाते हैं, ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेड होते हैं या फिर हो जाते हैं अपने आप भी, तो वो भी गाइस बेसिकली यहाँ पे रहता है, वो भी गाइस इंपॉर्टेंट होता है। अब पॉइंट है कि क्यों ऐसा क्यों होता है, ध्यान रखना बैंक जो होता है वो होल्ड करता है एक्सेस रिजर्व को, हमेशा ध्यान रखना बैंक ये ट्राई करता है, लॉ के अकॉर्डिंगली ऐसा कहा जाता है कि बैंक्स को एक तो रिजर्व रखने चाहिए प्लस कुछ एक्सेस रिजर्व का भी ऑप्शन रखना चाहिए। बेसिकली बैंक्स होल्ड दी एक्सेस रिजर्व इन एडिशन इन द रिजर्व रिक्वायर्ड के एडिशन में उनको रखना पड़ेगा, रिजर्व रिक्वायर्ड, ठीक है गाइस। इस चीज को गाइस आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो एक जस्ट एक फॉर्मूला यहाँ पे बना है, अब एक फॉर्मूला बनेगा इधर दैट इज रिजर्व रिक्वायर्ड रिजर्व्स दैट इज, जिसे हम डिनोट करते हैं आर आर से, ठीक है, आर आर से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, डिजायर्ड रिजर्व्स रेशियो आर आर से डिनोट कर रहे हैं, और दिस इज डिजायर्ड रिजर्व्स अपॉन में डिपॉजिट्स, या अगर आप थोड़ा सा ये लिख पाए, डिजायर्ड रिजर्व्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो मल्टीप्लाई बाय डिपॉजिट्स, राइट गाइज। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है गाइज। देखो फॉर्मूलाज है, एक्स्ट्रा चीजें तो हम लोग इसके साथ में लिख ही रहे हैं, लेकिन फॉर्मूलाज आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। नाउ गाइज, अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिजायर्ड रिजर्व्स के बाद में रिक्वायर्ड रिजर्व्स पढ़ा, ठीक है, एक्सेस रिजर्व पढ़ा, तो गाइज जैसे जैसे एक तो होता है हमारा रिजर्व्स, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने एक चीज जोड़ी थी डिजायर्ड रिजर्व्स, अगर आपने एक चीज ध्यान दी हो, डिजायर्ड रिजर्व्स, एक होता है करेंसी, ठीक है, एक होता है डिजायर्ड करेंसी, राइट। मल्टीपल चीजें जो हम लोग चाहते कि ऐसा हो, ठीक है, जस्ट वी एक्सपेक्ट दीज थिंग्स। सो अगर मैं इस फॉर्मूले की तरफ जाता हूं, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले की तरफ जाता हूं, तो मैंने यहाँ पे एक तो आर आर, एक तो कैपिटल आर को जस्ट इस फॉर्मूले से लिख लिया, और यहाँ पे मैंने आर आर को ऐसे लिख लिया,
तो गाइस जैसे मेरे पास में ये एक्सी रिजर्व है ना, ये भी गाइस थोड़ा सा कन्वर्ट किया जाएगा। एक्सी रिजर्व भी गाइस एक तरीके से अब मान के चले समाउ एक्सी रिजर्व भी एक तरीके से होता है, दैट इज एक्स डिजायर्ड एक्सी रिजर्व इनटू डिपॉजिट्स, या आप कह सकते हो डिजायर्ड एक्सी रिजर्व इज इक्वल्स टू एक्सी रिजर्व अपॉन में डिपॉजिट। ये भी कैसे क्या होता है, देखो ऐसा होता है कि हमारी इकोनॉमी में जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं या बैंक्स जो होते हैं, वो जो रिजर्व रख रहे होते हैं गाइस, उनका भी डिजायर्ड अमाउंट होता है कि इससे ज्यादा हम लोग नहीं रख सकते हैं, ठीक है, एक्सेस भी हमें कितना करना है, ठीक है। तो इस चीज को गाइस आप अपने माइंड में रखिएगा। अब आप देखें हमारे पास पहले वाला फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू आर आर प्लस का ई आर, राइट। मैंने आर आर को क्या लिख दिया यहाँ पे, आर आर को मैंने लिख दिया यहाँ पे स्मॉल आर आर इंटू डिपॉजिट, प्लस ई आर को मैंने क्या लिख दिया ई डी इंटू डिपॉजिट। अगर मैं यहाँ से डिपॉजिट कॉमन ले लूँ तो आर आर प्लस का ई डी इंटू डिपॉजिट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल रिजर्व, ठीक है गाइस। इस चीज को गाइस आप लोग मत भूलिएगा। सो वन बाय वन गाइस मैं एक बार नाम देते रहता हूँ फॉर्मूलाज को। ये फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला, या इसको कह सकते हो, या आप सेकंड फॉर्मूला इसको भी कह सकते हो, दैट इज सी इज इक्वल्स टू सी डी इंटू डी, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला ये सबका इस्तेमाल होगा। ये थर्ड फॉर्मूला, ये फोर्थ फॉर्मूला जो इज इक्वल टू वाले आ रहे हैं, ये फिफ्थ फॉर्मूला, ठीक है, और ये सिक्स्थ फॉर्मूला, राइट गाइस। नाउ अब जो गाइस हमारी गिनती के साथ में आएगा कौन सी काउंटिंग रहेगी इसकी, 1 2 3, ठीक है। नाउ अब आएगा फोर्थ, दैट इज मॉनेटरी बेस। गाइस अब मॉनेटरी बेस बोलो इसको, ठीक है, या नॉमिनल रिजर्व बोलो, या फिर हाई पावर्ड मनी बोलो। ठीक है, मतलब आप इनको कुछ भी कह सकते हो, मॉनेटरी बेस कह सकते हो, नॉमिनल रिजर्व कह सकते हो, हाई पावर्ड मनी कह सकते हो, ठीक है। अब जस्ट आप ऐसे समझिएगा, देखो सेंट्रल बैंक जो होता है इज द मेन पर्सन जो इकोनॉमी के अंदर पैसा मतलब भेजता है, इशू करता है। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि क्या रीजंस होते हैं पैसा भेजने के, या फिर जो पैसा भेजता है वो पैसा कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो क्या ध्यान रखना, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो पब्लिक के पास जो करेंसी होल्ड होती है, एक तो वो उसमें डिवाइड होता है। दूसरा जो बैंक्स होते हैं उनके पास जो रिजर्व्स होते हैं। भाई सेंट्रल बैंक ने 100 रुपए भेजे तो 100 के 100 ना तो बैंक्स के पास जाएंगे, भाई सेंट्रल बैंक ने सीधा ऐसा तो है नहीं कि लोगों को गया लो पैसा लो बांट दिया, नहीं, उन्हें बैंक्स को दिया है, कमर्शियल बैंक्स को दिया है। तो बैंक कुछ उसका पार्ट अपने पास रखेंगे एज अ रिजर्व एंड बाकी रिमेनिंग भेज देंगे मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट के अंदर वो पैसा को भेज देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉनेटरी बेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। मॉनेटरी बेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक तो करेंसी प्लस रिजर्व्स, राइट, एक तो करेंसी प्लस रिजर्व्स। अगर ठीक है, अब ये तो कहीं ध्यान तक मेरी बात समझ के रखिएगा। मैं इसको आपको इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको लिखना गाइस, यहाँ पे फंड सप्लाइड by the central bank of the country get divided into two uses, ठीक है। फर्स्ट आएगा जी हमारे सामने यहाँ पर, एक तो आएगा जी हमारे पास यहाँ पर कमर्शियल बैंक रिजर्व्स, कमर्शियल बैंक रिजर्व। सेकंड आएगा जी पब्लिक करेंसी होल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है, करेंसी होल्ड बाय दी पब्लिक। मॉनेटरी बेस गाइस बेसिकली ध्यान रखना इन्हीं दो चीजों का सम होता है। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एम बी इज इक्वल्स टू
करेंसी प्लस का रिजर्व, ठीक है, करेंसी प्लस का रिजर्व। नाउ गाइस, अब देखो गाइस, अब हमने सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए, इसको हमने नाम देते थे सेवंथ, ठीक है, सेवंथ फॉर्मूला। हमने गाइस काफी हद तक सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं। अब गाइस अगर हम अब सबको कंबाइन करके हम लोग अगर यहाँ पे डिपॉजिट मल्टीप्लाई निकालते हैं, क्योंकि गाइस एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, दैट इज हेडिंग लिखना गाइस। यहाँ पे गाइस जितने फॉर्मूला हमने सीखे हैं उन सब फॉर्मूला का मिक्स करेंगे हम लोग, और उसको मिक्स करने के बाद में क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा गाइस यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर। हेडिंग लिख लेना गाइस यहाँ पर मेरे साथ में, द कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर, ठीक है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर। अब गाइस उन्हीं फॉर्मूलाज का थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन होगा वन बाय वन। जैसे कि हमने एक मल्टी बेस का फॉर्मूला पढ़ाया अभी अभी, दैट इज सी प्लस का आर, ठीक है, ओके। अच्छा, आर को हमने फॉर्मूला पहले से पढ़ा था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आर हमने यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा था। आर का मतलब होता है यहाँ पे आर स्मॉल आर प्लस ई डी इंटू डी, ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल आर आर प्लस ई डी इंटू डी, राइट। एक हमने वाला फॉर्मूला यहाँ पे देखा। अच्छा, सी, सी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा था, दैट वाज सबसे पहला वाला फॉर्मूला सी डी डॉट डी, ठीक है। अब अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं मॉनेटरी बेस पर, तो सी की जगह लिखा मैंने सी डी डॉट डी प्लस इसकी जगह लिखा मैंने आर आर डॉट डी प्लस का ई डी डॉट डी, और अगर मैंने सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी इसे लिख लिया तो यहाँ पे आ गया डी डी, मतलब डिपॉजिट्स, राइट गाइस। तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ मॉनेटरी बेस। तो गाइस ध्यान रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कैसे एग्जाम में क्या कराया जाएगा आपको, करेंसी करेंसी डिजायर्ड करेंसी रेशियो दे रखा होगा इन्होंने, ठीक है, आपको उन्होंने आरआर दे रखा होगा, ठीक है, आपको उन्होंने डिजायर्ड एक्सेल रिजर्व दे रखा होगा, एक उन्होंने आपको रिजर्व रेशियो दे रखा होगा, एक डिजायर्ड एक्सेल रिजर्व रेशियो दे रखा होगा, ठीक है, आपको उन्होंने डिपॉजिट दे रखा होगा, देन मॉनेटरी बेस पूछेंगे। यानी इनमें से देखो 1 2 3 4 5, इन 5 चीजों में से कोई भी आपको 4 चीजें दे रखी होंगी। अगर 3 भी चीजें होंगी अवेलेबल, तो फोर्थ जो कंसेप्ट है, फोर्थ जो पॉइंट है, वो आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट बताकर, राइट गाइस। मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब गाइस अगर मैं यहाँ से डिपॉजिट को निकाल दूं, अगर मैं यहाँ से डिपॉजिट, मैं मुझसे पूछा जाएगा भाई आप बताओ कि आपकी इकोनॉमी में डिपॉजिट कितना था, हम बोलेंगे जी हमारी इकोनॉमी में जितना मॉनेटरी बेस था, मॉनेटरी बेस अभी भी वही है, करेंसी प्लस बैंक रिजर्व, ठीक है, जो करेंसी विच इज होल्ड बाय द तो एमबी अपॉन सी डी प्लस आर आर प्लस का ई डी है, ठीक है। तो दिस इज द अनदर फॉर्मूला कि डिपॉजिट जो है वो मॉनेटरी बेस अपॉन में दिस थिंग्स है, ठीक है। वन बाय वन गाइस एक बात मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके पोर्टल पे कंप्लीट कंसेप्ट के नोट्स अपलोडेड है, राइट। सो जितना भी हम न्यूमेरिकल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ये सब थ्योरेटिकल वे में भी, विद थ्योरेटिकल वे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो आप प्लीज अपने पोर्टल पे एक बार जरूर देख लीजिएगा। नाउ गाइस ये हमारा कंसेप्ट था कि दैट इज डिपॉजिट जो है वो हमारा मॉनेटरी बेस से किस तरीके से रिलेटेड है। अगर मैं जस्ट बात करूं कि चेंज इन डिपॉजिट्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन मॉनेटरी बेस, तो संभव इस तरीके से हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा और ये बचेगा यहाँ पे अकेला 1 अपॉन में सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज चेंज इन डिपॉजिट्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में सी डी आर आर प्लस ई डी डॉट चेंज इन मॉनेटरी बेस, राइट। अब इसको गाइस कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे गाइस ध्यान रखना, जो ये कंसेप्ट है ना, ये वाला मैं आपको स्पेशल बता देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर देता हूँ, शेड कर देता हूँ बेसिकली। ये दिस इज नोन एज कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर,
ठीक है, कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर, दिस इज नोन एज कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर। गॉट इट गाइस? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? दिस इज नोन एज कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर। ठीक है गाइस, इस चीज को गाइस बहुत ज्यादा ध्यान से आप समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर सीखने के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पे स्टडी करा है कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर, गाइस ऐसे ही फॉर्मूला हमारे पास और होता है, दैट इज कंप्लीट करेंसी मल्टीप्लायर। तो गाइस प्लीज आप इसको एक बार हेडिंग में लिखिएगा, और मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ गाइस कि जितने भी हम फॉर्मूला वाली चीजें पढ़ रही हैं सब कुछ गाइस आपके पास में थ्योरी में भी अवेलेबल है आपके पोर्टल पर। ठीक है, नोट्स मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं ना। गाइस हेडिंग लिखना है यहाँ पर कंप्लीट करेंसी मल्टीप्लायर। कंप्लीट करेंसी मल्टीप्लायर, ठीक है। अगर देखो अब इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, ऐसा होता है कि जैसे पब्लिक है, जब पब्लिक है जो करेंसी होल्ड करना चाहती है तो वो क्या करता है, ओपन मार्केट मतलब ओपन मार्केट परचेज करता है, ओपन मार्केट परचेज करता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखो उससे सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी बेस नहीं बढ़ता, उससे साथ साथ करेंसी भी इकोनॉमी में बढ़ती है। हमें निकालना है करेंसी मल्टीप्लायर। करेंसी मल्टीप्लायर का अगर टेक्निकल फॉर्मूले की अगर मैं आपसे बात करूं तो गाइस हमें यहाँ पे फॉर्मूले में जस्ट एक ही चीज सॉल्व करनी है, दैट इज सी इज इक्वल टू करना है। ठीक है, जहां हमने वहां पे डी इज इक्वल टू किया था वही गाइस हम लोग को यहाँ पे सी इज इक्वल्स टू करना है। और गाइस ऑब्वियस ही बात है, जो उसका कॉफिशिएंट होगा, समझ रहे मेरी बात, जो उसका कॉफिशिएंट होगा गाइस वही उसका मल्टीप्लायर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस वन बाय वन चीजों को समझते हैं। एक छोटी सी थ्योरी लिख लीजिएगा मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर, दैट इज व्हेन द पब्लिक holds currency, when the public holds currency and open market purchase would not only increase the monetary base but would also increase the currency in circulation, ठीक है। तो जस्ट एक एक करके फॉर्मूला की बात करते हैं। हम लोगों को बस पता था कि करेंसी का फॉर्मूला था वो सी डी डॉट डी, ठीक है, एक बात। और हमारे पास एक अगर मैं यहाँ से d इज इक्वल टू कर दूं, जस्ट चलो एक तो ये वाला फॉर्मूला था, एक हमने अभी अभी यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है इधर, या d इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन में वन प्लस एम बी अपॉन में सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी, राइट। हमने एक फॉर्मूला निकाला है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूं, अगर आप ऐसे समझिए, अगर मैं यहाँ पे ये वाला d इज इक्वल्स टू वन अपॉन में सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी डॉट एम बी, अगर मैं इस d की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दूं तो क्या होगा, इट्स c इज इक्वल्स टू सी डी डॉट वन अपॉन में सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी डॉट एम बी मॉनेटरी बेस। और अगर आप इसको थोड़ा बहुत इस तरीके से सॉल्व कर लेते हो, दैट इज करेंसी इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन में सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी डॉट एम बी, राइट। तो आपको पता है गाइस कि चेंज इन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन मॉनेटरी बेस इज समहाउ इज इक्वल्स टू सी डी upon में CD plus RR plus ED, and this is known as complete currency multiplier, right? It is basically known as currency multiplier, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई ये क्या शो करता है। भाई सिंपल लॉजिक है कि भाई ये शो क्या करता है, क्या ध्यान रखना, ये शो करता है कि भाई जो हमारी टोटल करेंसी होती है जो पब्लिक होल्ड करती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो जो टोटल करेंसी होती है ये सी है, जो पब्लिक होल्ड करती है, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करेंसी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। या आप कह सकते हो मॉनेटरी बेस का एक तरह का फ्रैक्शन होता है। क्लियर गाइस, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। छोटी सी छोटी लिख लेना गाइस यहाँ पर, अब लोग मेरे साथ में। इट शोज दैट द टोटल करेंसी hold by the public is a fraction of the monetary base. Is the fraction of the monetary base, right? जो जस्ट ये तो कंसेप्ट सीख लिया। अब गाइस यहाँ पे जो चेंज वाली बात मैंने लिखी है, ठीक है, ये जो चेंज वाली बात है इसके बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। a change in the monetary base would lead to the change in the currency held by the public, that is a fraction of the initial increase in the public in the monetary base, ठीक है, इन द मॉनेटरी बेस, राइट गाइज। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। बेसिकली हम लोग चेंज ऑफ करेंसी इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन में सी डी प्लस का ई डी प्लस का आर आर डॉट चेंज ऑफ मॉनेटरी बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया करेंसी मल्टीप्लायर का, ऐसे क्या हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंप्लीट मनी मल्टीप्लायर का, ठीक है। तो हेडिंग लिखना गाइस यहाँ पे कंप्लीट मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। गाइस देखो हमने अभी यहाँ पे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हम लोगों को पता है कि मल्टीप्लायर मतलब मनी का फॉर्मूला क्या था, मनी स्टॉक का। एज वी नो दैट द मनी स्टॉक इज एम इज इक्वल्स टू सी प्लस डी। सी यहाँ पे करेंसी था, डी यहाँ पे डिपॉजिट्स था, ठीक है। अच्छा, करेंसी को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, अगर आपको याद हो तो करेंसी आई थिंक डिनोटेड एज दैट, करेंसी इस तरीके से लिखी जा सकती है, दैट इज सी डी अपॉन में सी डी प्लस ई डी प्लस का आर आर, ठीक है, डॉट मॉनेटरी बेस। सिमिलरली डिपॉजिट्स कैसे लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है 1 अपॉन में सी डी प्लस ई डी प्लस आर आर, ठीक है, डॉट मॉनेटरी बेस। ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर मैं इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं तो m इज इक्वल टू सी की जगह मैंने लिख दिया सी डी अपॉन में सी डी प्लस ई डी प्लस आर आर इंटू मॉनेटरी बेस प्लस डिपॉजिट्स की जगह लिख दिया मैंने ऐसी 1 अपॉन में सी डी प्लस ई डी प्लस आर आर डॉट मॉनेटरी बेस। और अगर मैंने यहाँ से मॉनेटरी बेस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस सी डी अपॉन में सी डी प्लस ई डी प्लस आर आर डॉट मॉनेटरी बेस विच इज इक्वल्स टू m।
मनी सप्लाई। ठीक है गाइस, अगर हम जस्ट इस तरीके से देखें, अगर हम इसका देखो ये है क्या, हमारी इकोनॉमी में जो मॉनेटरी जो हमारी इकोनॉमी में जो मॉनेटरी बेस है, हाई पावर्ड मनी है, ठीक है, जो नॉमिनल मनी स्टॉक है, जो भी अमाउंट है हमारी इकोनॉमी का, उसका कुछ फ्रैक्शन अगर कर देते हैं तो गाइस हमारी इकोनॉमी का मनी स्टॉक निकल के आ जाएगा। यानी ये जो फ्रैक्शन है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, चेंज इन मनी स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन मॉनेटरी बेस, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, दैट इज 1 प्लस सी डी अपॉन सी डी प्लस ई डी प्लस आर आर, मुझे ये मिलेगा। एंड दिस इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज मनी मल्टीप्लायर। गॉट इट गाइस, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, अंदाज से। तो गाइस इन सब चीजों को आप अच्छे से माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट, यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लिया। ओके, अब गाइस एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपने देखी। एक हमारे पास में डिमांड डिपॉजिट, सॉरी, करेंसी, डिजायर्ड करेंसी है, ठीक है, एक्सिस, डिजायर्ड एक्सिस है, ठीक है, आरआर है, काफी कुछ के गाइस यहाँ पे है। ठीक है, अब अगर एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल फ्रेम होता है कि भाई सॉल्व करो, तो हमसे गाइस पूछा जा सकता है कि सॉल्व फॉर मनी स्टॉक, उसके लिए गाइस हमें ये 1 2 3 4 5 चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। इन पांच चीजें अगर अवेलेबल, सॉरी 5 नहीं गाइस, ये 4 है, सीडी तो सेम है, ईडी, आरआर और 3, गाइस ये 3 चीजें हमें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है बेटा, एक एक 2 3 और ये 4, इसमें से अगर कोई एक भी चीज नहीं है तो गाइस फिर कुछ ना कुछ अलग टेक्निक हो सकती है जो यहाँ पे अवेलेबल हो। राइट गाइस, नाउ गाइस छोटा सा नोट है, देखो काफी कुछ सीखा भी आपने यहाँ पर। ठीक है, अब एक कंसेप्ट निकल के आता है एंड ऑफ द डे गाइस, हम लोगों ने निकाला क्या है। अगर आप एक चीज ध्यान से देखें तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे मनी सप्लाई निकाला, मनी स्टॉक इज सेम एज मनी सप्लाई। सो अगर हम एज अ कंट्री की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ द मनी सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मनी सप्लाई, मतलब मनी सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। राइट, तो गाइस एक बार इसकी हेडिंग लिख लेना, डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मनी सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मनी सप्लाई, राइट गाइस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मनी सप्लाई हमने यहाँ पे निकाला है। मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी डी अपॉन सी डी, मतलब ठीक है, सी डी ए डी आर आर एंड मल्टीप्लाई बाय मॉनेटरी बेस। ये रिलेशनशिप है, ये क्या रिलेशनशिप शो करता है, मैं लिख देता हूँ गाइस, दिस रिलेशनशिप is called as the money supply equation, money supply equation as it indicates that how much money is created, in the economy for a given monetary base, right? The major determinants of this money supply are कौन कौन से जी, वो पहला है करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो,
करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, सेकंड है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, एंड थर्ड है जी हमारे पास एक्सेस रिजर्व रेशियो। एक्सेस रिजर्व रेशियो, राइट। ठीक है गाइस, तो ये तीन हमारे पास में फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे थे, जो गाइस हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। ठीक है गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम लोग कितना रखते हैं गाइस, इसके बाद की वीडियो में हम इसके आगे थ्योरेटिकल वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और गाइस ये जितना हमने अभी सीखा है इसके सबके नोट्स आपके पोर्टल पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और गाइस इसके अलावा कुछ आपको अगर बात करनी है, कुछ अगर डिस्कस करना है, तो अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।